बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। और 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उसको हम देखते हैं। 2.1 स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिहाज से राइट हैंड रूल क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद इसको हम डेमो के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। स्टेट दैट इफ कर्ल फिंगर, हमारे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था। हमने कर्ल फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर को घुमाना है और हमने वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाना है। उसके दरमियान कोई ना कोई स्मॉल एंगल भी बन रहा होगा। जिस वक्त उसके दरमियान कोई ना कोई स्मॉल एंगल बन रहा होगा तो आपका जो थंब होगा, स्ट्रेच थंब, वो आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। हमारे पास जो डायग्राम है व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से मौजूद है। डायग्राम इस तरीके से मौजूद है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। बेसिकली डायग्राम इस तरह नहीं होती, डायग्राम इस तरह होती है क्योंकि ये 3D डायग्राम है। हम 3D डायग्राम इस तरीके से नहीं बना सकते। हम 3D डायग्राम फिर व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से बनाते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे। हमारे पास दो वेक्टर यू मौजूद हैं। हमने वेक्टर ए से चलते हुए वेक्टर बी की तरफ जाना है। जिस वक्त वेक्टर ए से बी की तरफ जाना है तो हमने फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर को घुमाना है। जैसे मैं फिंगर को घुमाऊंगा, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाऊंगा तो जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन देगा, अपवर्ड डायरेक्शन देगा। वेक्टर ए से वेक्टर ए चलता हुआ बी की तरफ जाए, यानी कि फिंगर मेरी वेक्टर ए से या स्ट्रेट वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ गई। जिस वक्त वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ गई, जो मेरा थंब है वो इंडिकेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन को। ये मेरी डायरेक्शन आ जाएगी। इन केस मैं इस वेक्टर से वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊं, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊं तो जो मेरा थंब होगा वो डाउन डायरेक्शन देगा। ये राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। इसकी मैं एक डेली लाइफ की एग्जांपल दूंगा। हमारे पास बॉटल होती है, हम उसको ओपन करते हैं। जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो हम अगर उसको इस तरीके से ओपन करें तो उसका जो ढक्कन होगा वो ओपन होता चला जाएगा। ओपन होने के साथ साथ जो ढक्कन की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। जिस वक्त हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाएंगे तो वो लूज होगा और ऊपर की तरफ निकलता चला जाएगा, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। अगर हम क्लॉकवाइज तरीके से उसको हम यूं करके रोटेट करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी और जो ढक्कन होगा वो टाइट होता चला जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। बी से ए की तरफ आएंगे तो डाउनवर्ड है, ए से बी की तरफ जाएंगे तो अपवर्ड है। इसको जो सबसे अहम पॉइंट है, ये वेक्टर यूं नहीं होते, वेक्टर बेसिकली यूं होते हैं क्योंकि ये 3D डायग्राम है। हमने इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया। अगर इसी के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं कि आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाए तो आपका थंब जो होगा वो आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड भी इंडिकेट कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन को, और ये रोटेशन बता रहा होता है एज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा होता है। लेकिन जो डेमो के लिहाज से हमने समझाया है ये इसका प्रॉपर मेथड है। इस तरीके से आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाए, हाथ को घुमाते चले जाए, जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। 2.2 को हम देखते हैं कि 2.2 के अंदर क्या पूछा है। डिफाइन इंपल्स, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम। हमारे पास इंपल्स क्या है और उसका मोमेंटम के साथ क्या राब्ता है उसको हम देखेंगे। इंपल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स को हम कहते हैं मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली आती है उसको हम इंपल्स कहते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, ऑब्जेक्ट किसी के साथ टकराता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, मास सेम रहता है, यानी कि मोमेंटम के अंदर चेंज आया। जिस वक्त मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उसको हम इंपल्स कहेंगे। एक और डेफिनेशन हमने लिखी है। इंपल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर द विच फोर्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी चीज के साथ जाके टकराता है, जैसे हमारी बॉल है बैट के साथ जाके टकराती है, हमने वो टाइम इंटरवल नोट करना है जिस टाइम इंटरवल में फोर्स लगी है। वो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। बैट और बॉल का जो लिंक्ड टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। उस वक्त फोर्स और जो टाइम का प्रोडक्ट होगा उसको हम इंपल्स कहेंगे। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसको भी हम इंपल्स कहते हैं।
इम्पल्स का फॉर्मूला है जी, इम्पल्स आई इज इक्वल टू डेल पी एम वी एफ माइनस वी आई। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। फोर्स और जो टाइम का प्रोडक्ट है उसको भी हम इम्पल्स कहते हैं। 2.3 डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक साइड पे इलास्टिक हैं, दूसरी साइड पे इन इलास्टिक हैं। लाइन लगा के भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होगी, इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा जी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व। सिस्टम आपका इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, दोनों के अंदर आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फर्क सिर्फ किस चीज का है? काइनेटिक एनर्जी का है। इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मतलब इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। वो किस फॉर्म में होते हैं, लास्ट पॉइंट पे जाके डिस्कस करेंगे हम। एक और पॉइंट आप लिखना चाहते थे, लिख सकते थे, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है कंजर्व होती है, इन इलास्टिक के अंदर भी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, सिर्फ फर्क काइनेटिक एनर्जी का है। नो डिफॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ हीट, इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऑब्जेक्ट की ना ही कोई डिफॉर्म होता है, अपनी शेप भी तब्दील नहीं करता, और ना ही वहां से किसी किस्म की कोई हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर डिफॉर्मेशन एंड हीट में भी प्रोड्यूस। इन इलास्टिक के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफॉर्म भी हो सकता है, और उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होगी। जिस वक्त हीट प्रोड्यूस होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व्ड होगी। पार्टिकल बॉन्ड्स ऑफ आफ्टर कोलिजन, जिस वक्त पार्टिकल सरफेस के साथ टकराएंगे, सरफेस के साथ टकराने से ऑब्जेक्ट फौरन ही ऊपर की तरफ वापस आएगा, बैक्स बॉन्ड होगा, ऊपर की तरफ टकरा के फिर ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा सिस्टम हमारे पास इलास्टिक, और उसकी हाइट पे फर्क नहीं पड़ता, दोबारा सरफेस पे टकराए और उसी हाइट पे दोबारा आता रहेगा, क्योंकि एक आइडियल सिस्टम होता है। इन इलास्टिक के अंदर पार्टिकल में स्टिक, जिस वक्त पार्टिकल हमने फेंका है, जिस वक्त उस ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराएगा या सरफेस के साथ जाके टकराएगा तो वहीं पे स्टक हो जाएगा, वहीं पे चिपक जाएगा। या यूं हो सकता है जिस वक्त उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा, उस ऑब्जेक्ट को भी अपनी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ ले जाएगा, जिसको हम कहेंगे आर मूव टुगेदर, दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। इलास्टिक और इन इलास्टिक के अंदर मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होती है। इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व है। इलास्टिक के अंदर हीट और डीफॉर्म नहीं होता ऑब्जेक्ट, ना हीट प्रोड्यूस होती है ना ही डीफॉर्म होता है। इन इलास्टिक के अंदर ऑब्जेक्ट डीफॉर्म भी होता है और हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा लास्ट जो हमारा पॉइंट था, दोबारा मैं इसको रिपीट कर दिया ताकि आपके यानी कि मेमोरी के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए। इलास्टिक के अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऑब्जेक्ट सरफेस पे टकरा के दोबारा ऊपर की तरफ आएगा, उसकी हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा उसी तरह मोशन करता रहेगा। ये एक आइडियल कंडीशन होती है। इन इलास्टिक के अंदर ऑब्जेक्ट या तो सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, या किसी जिस वक्त ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा तो उसको भी साथ लेके चला जाएगा। ये हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक का फर्क था। 2.4 की तरफ बढ़ते हैं हम। 2.4 को डिस्कस करेंगे। शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने चेंज इन मोमेंटम का और फोर्स का आपस में लिंक बताना है, और लास्ट में हमने न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन करनी है। मोमेंटम के लिहाज से क्या डेफिनेशन होगी उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होता है F इजिकल टू एम में, F इजिकल टू एम में। F हमारे पास इसी तरह बड़ा रहेगा, M एक्सेलरेशन Vf माइनस Vi डिवाइडिंग बाई T, चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस
mvi डिवाइडिंग बाई टी। F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडिंग बाई टी। P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है। F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडिंग बाई टी। ये हमारे पास फोर्स आ गई, फोर्स और मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है। इसको अगर मैं डेफिनेशन के लिहाज से लिखूं, फोर्स की डेफिनेशन मोमेंटम के लिहाज से क्या बनेगी, तो हमारे पास आएगा जी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर होता है चेंज इन मोमेंटम, वो इंपल्स होता है। अगर ये जो आपका टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो वो इंपल्स बन जाएगा। यही टी अगर डिवाइड हो रहा है तो वो फोर्स है। मोमेंटम में तब्दीली की शरह को हम फोर्स कहते हैं। ये बहुत ही अहम टर्म है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो अक्सर इसको समझते हैं कि इंपल्स है, इस पर गौर नहीं करते इस टर्म पे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से मुराद मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स कहलाती है और मोमेंटम में तब्दीली इंपल्स कहलाता है, सिर्फ ये फर्क है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.5, उसको देखते हैं। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आल्सो कंडीशन अंडर विच इट होल्ड। हमारे पास हमने डेफिनेशन करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और उसकी कंडीशन बतानी है कि यहाँ ये कहाँ तक वैलिड है या किन ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, हमारा जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। किस सिस्टम के अंदर कंजर्व रहता है? आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जिस वक्त एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। और उस सिस्टम के ऊपर जो हमारा मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम, और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो रिमेन सेम रहता है। The total linear momentum of isolated system remain constant if no external force act on it। इसके ऊपर किसी किस्म के कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी मोमेंटम होगा, इनिशियल होगा या फाइनल होगा, वो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। यानी कि हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। कंडीशन क्या है, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, कहां तक ये होल्ड करता है, वो देखेंगे। इन ऑब्जेक्ट के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रहे। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उस सिस्टम के अंदर ये वैलिड है, वहां पे एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है ओनली माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जैसे गैस के एटम्स या गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, सिलेंडर के अंदर एटम्स पड़े हैं, वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि वो सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे। यानी कि इसकी दो कंडीशंस होंगी, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड हो और दूसरा जो सिस्टम हो वो माइक्रो लेवल हो, मैक्रो लेवल ना हो। बड़े पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।